डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं 24 घंटे में वॉर खत्म कर दूंगा। बाइडेन जी जाते जाते अपनी डोमेस्टिक राजनीति के चक्कर में पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध के नजदीक धकेल गए हैं। साल डेढ़ साल से जेलेंस्की उनसे परमिशन मांग रहे थे कि मुझे मिसाइल्स दो, बल्कि फ्रांस ने और यूके ने तो मिसाइल्स दी भी थी और इसी कंडीशन पे दी थी कि अगर अमेरिका तुम्हें ऑथराइज करेगा लॉन्ग रेंज तो हम अलाउ करेंगे। तो ये साल से चल रहा था, पर ये जाते जाते मुझे लगता है कि ये पार्टिंग गिफ्ट के जैसे पार्टीज में रिटर्न गिफ्ट मिलता है, ये जो बाइडेन जाके दे गए हैं ट्रंप की राजनीतिक जो प्लानिंग थी उसको पूरा तरीके से उथल पुथल करने में, क्योंकि जो ट्रंप की स्ट्रेटेजी थी वो नहीं चाहते हैं कि बाइडेन जी वो आए। अब ये जो मिसाइल्स है भी है, इतनी बड़ी कंट्री है रशिया, उसमें भी इनकी मैक्सिमम जो MGM 140 है इसकी 300 किलोमीटर की रेंज है। तो इसमें जो इसमें पॉलिटिक्स जो खेली जा रही है वो ये भी है कि अब इतने बड़े रशिया को तो इन मिसाइल से क्या डिस्ट्रॉय करोगे, पर ये उसकी फ्रंट लाइंस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ताकि वो उसके बाद अटैक ना कर सके। जैसे कि उनके ऑयल रिजर्व्स हो गए, वेपन्स डिपो हो गए, उनके एयरपोर्ट्स हो गए। अब उसका ये रीजन ये कह रहे हैं कि क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने 10,000 आदमी भेज दिया, तो ये और बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया इसमें इन्वॉल्व होता है, और जैसे कि आपने भी कहा कि पुतिन ने कहा कि मैं इसको नेटो से अपनी डायरेक्ट फाइट मानता हूं, उसने डॉक्ट्रिन चेंज करके कहा कि इसके बाद अब मेरे पास राइट है कि मैं यूक्रेन पे भी इस्तेमाल कर सकता हूं न्यूक्लियर, और उस कंट्री पे भी कर सकता हूं जो उसको न्यूक्लियर वेपन सप्लाई कर रही है। तो सोचिए, इसमें पूरी दुनिया ही खुल जाती है। और अगर नॉर्थ कोरिया इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर, और अमेरिका के साथ, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये है तो दो चौधरियों की लड़ाई है, इसको मैं कहता हूं कोल्ड वॉर, ये 2.0 है। तो इन चौधरियों की लड़ाई में फिर नॉर्थ कोरिया आ जाता है। इसमें अमेरिका ने चाइना को भी मैसेज दिया है कि आप जो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को मत कीजिए, और नॉर्थ कोरिया को समझाइए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो उन्हें भी समझाइए कि इसमें ना इन्वॉल्व हो, क्योंकि अगर उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो फिर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में जो अमेरिकन ट्रूप्स है उन पे भी अटैक कर सकता है। तो मतलब ये तो सारा उन्होंने एकदम खोल ही डाला है कि इसमें ये कहीं भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैं दोबारा से अपनी बात को ये कह के खत्म करूंगा कि ये सिर्फ कोई दो कंट्रीज की लड़ाई, रशिया की यूक्रेन की नहीं है। दिस इज कोल्ड वॉर और 2.0, जिसमें कि हमें भी फोर्स किया जा रहा है कि आप एक साइड ही लीजिए, हमारी साइड आइए, क्यों तेल ले रहे हैं। तो सोचिए कितना बड़ा खेल है, और ये बाबा बाइडेन जाते जाते ये रिटर्न गिफ्ट देके जा रहे हैं और अपनी अपनी डोमेस्टिक बात पॉलिटिक्स में के लिए। आपने एंड में ये कह भी दिया कि जाते जाते जो बाइडेन यहाँ कांटे बोकर जा रहे हैं एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के लिए। मेरे साथ में मेजर शाह भी थोड़ी देर बाद जुड़ने वाले हैं, और अब जिस तरीके से अभी तक के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप इन सभी चीजों से निपटेंगे कैसे, सुरेंद्र सिंह लाली जी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जब इलेक्शन में लड़ने की ही बात सामने आ रही थी तो ये चर्चाएं बहुत तेज थी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं तो कई मोर्चों पर युद्ध खत्म हो जाएंगे। हम देख रहे हैं दुनिया में अलग अलग देशों के बीच टकराव की स्थिति, और ऐसा नहीं कि जिनमें टकराव है वही प्रभावित होते हैं, बाकी देश भी उसका असर झेलते हैं और वो नेगेटिव लिहाज से झेलते हैं। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये जो कांटों का ताज उनके सर पर रखने की तैयारी है, निपटेंगे कैसे? देखिए रचना जी, एक बात को समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी आदमी है, बिजनेसमैन आदमी है, राजनीति का उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। इस टर्म में भी उन लोगों को ला रहे हैं जो उनकी पिछली टर्म में सबको चेंज ही कर दिया उन्होंने, और उनकी अभी जो करंट जो अपनी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 2.0 में ला रहे हैं उसमें से आधे से ज्यादा कंट्रोवर्शियल लोग हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के निपटने से तो मुझे लगता है ये बात बहुत ऊपर की है। बाकी ऑपोजिशन में तो इंडिया हो या पाकिस्तान या अमेरिका हो, हर नेता बढ़ चढ़ के कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, पर 24 घंटे में कौन सी वॉर खत्म होती, या 24 घंटे में घर नहीं पेंट होता हिंदुस्तान के अंदर, तो वॉर कहां से खत्म होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी पहले अपनी कैबिनेट बना लें, उसी में इतनी कंट्रोवर्सीज हो रही है। इलॉन मस्क जैसे आदमी आ गए हैं जो उनका, इलॉन मस्क का सारा जो इंटरेस्ट है वो चाइना में है, क्योंकि ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिलियनर्स इन द वर्ल्ड, और वो इनको एडवाइस कर रहा है कि आपने चाइना, और डोनाल्ड ट्रंप की जो मेन इलेक्शन कैंपेन थी कि एंटी चाइना थी, मैं 60% टैरिफ लगाऊंगा। तो एडवाइजर उनका जो मेन आदमी है, जो पहला फोन कॉल कर रहा है, जो ट्वीट कर रहा है, जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप की ग्रैंड डॉटर गोल्फ खेल रही है, वो आदमी, जिस आदमी की एंटी चाइना पॉलिसी, वो उसका एडवाइजर है जिसका सारा इंटरेस्ट ही चाइना के अंदर है। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप
के ये ऊपर की बात है, और आपको पता है कि एक बार कांटे बोना आसान हो जाता है, लैंड माइन बोना आसान हो जाता है, पर उन्हें निकालना बड़ा मुश्किल होता है। पर मुझे दुख इस बात का है कि सारी दुनिया को इसमें बाबा बाइडेन जाते जाते लपेट गए हैं, क्योंकि ऑयल सप्लाईज हैं, आपकी सी रूट्स हैं, ऑलरेडी उनसे वो ईरान और इसराइल वाला नहीं खत्म हुआ, तो ये नया टंटा डाल गए हैं, तो सारी दुनिया को घुमा के चले गए हैं जो बाइडेन जी। जिस तरीके से आपने कहा जो बाइडेन यहाँ दुनिया को घुमाकर चले गए हैं और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल ही खड़े कर गए हैं, जाहिर सी बात है कि वो जानते हैं कि कुछ वक्त ही उनका कार्यकाल का बचा है। ऐसे में जो मुश्किलें आएंगी वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने आएंगी। अच्छा, सोशल मीडिया पर, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, कल मैं पढ़ रही थी एक पोस्ट जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों में कसीदे पढ़े गए थे और ये कहा था ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्हें एलॉन मस्क ने कभी ट्विटर से बैन कर दिया था, और आज वही एलॉन मस्क हैं जो कि ट्विटर के मालिक हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में अब आ गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अच्छों को ये कहिए कि सबक सिखा देते हैं या फिर पटरी पर ला देते हैं। तो ऐसे में जो देश युद्ध की जिद पर अड़े हुए हैं उन देशों पर भी कुछ सख्त नजर डोनाल्ड ट्रंप की होगी क्या? क्योंकि जाहिर सी बात है जनवरी में उनकी शपथ ग्रहण है, लेकिन तैयारी, प्रिपरेशन, माइंड गेम तो अभी से चल रहे होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से तो सारी दुनिया डरी हुई है, सिवाय हमारे जयशंकर जी की स्टेटमेंट और शायद मोदी जी ही हैं जो नहीं डर रहे हैं, क्योंकि हम तो वी आर ऑन द राइट साइड। उन्होंने तो आते कह दिया जी हम नेटो को भी नहीं प्रोटेक्ट करेंगे। जिस साउथ कोरिया से $1 बिलियन लेते तो उनसे सीधे $10 बिलियन मांग रहे हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए। अब जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी जैसी कंट्रीज हैं जिनकी आर्मीज नहीं है, या जापान है, अब वो अगर डोनाल्ड ट्रंप उनसे विड्रॉ करते हैं, क्योंकि अमेरिकन आर्मी तो दुनिया में हर जगह फैली हुई है, तो अगर वो विड्रॉ करते हैं तो सोचो कि अब डिफेंस का बजट कितना बढ़ जाएगा इन कंट्रीज का। क्योंकि अगर अमेरिका कहता है कि हम आपको नहीं डिफेंड करेंगे, तो कितना सारा पैसा जो है इन कंट्रीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर से और मिडिल क्लास से निकल के डिफेंस में जाएगा। डिफेंस का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर कौन है दुनिया में? अमेरिका है। तो ये तो दुनिया में वैसे भी उथल पुथल मची, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एक बात सबसे बढ़िया है कि कोई उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो किस तरफ जाएंगे, क्योंकि 7 बैंकरप्सी तो उनकी अपनी है। अब उसके बाद वो अमेरिका को क्या चलाएंगे, क्या करेंगे, ये मुझे नहीं समझ आता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी की वोट थी, या ये एंटी चाइना वोट है, ये एंटी इमिग्रेशन है, या क्या है। कि वही इलॉन मस्क, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिनकी इतनी तू मैम पब्लिक स्पेस पे, अब उसने आगे $100-120 मिलियन दे दिए, अब वो इनका सबसे चहेता दोस्त बना हुआ है। तो ये सब कैपिटलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म है, जहां पे बस ये है कि अपना काम चलता रहे। हमें पावर आनी चाहिए, पब्लिक को इलेक्शन से जो मर्जी पहले बोल दो, एक बार पावर में तो आ जाए, फिर तब की तब निपटेंगे। अच्छा, बहुत से ये जानकार ये भी कहते रहे कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन इसलिए भी टिका हुआ है, नेटो देशों का यहाँ सपोर्ट पूरा है, अमेरिका खुलकर यहाँ सपोर्ट करता रहा, जो बाइडेन लगातार मदद पहुंचाते रहे। अब जो बाइडेन का सत्ता से आउट होना, डोनाल्ड ट्रंप का सत्ता में आना, ये भी युद्ध के लिहाज से खास माना जा रहा है। और ऐसे में जाते जाते ATACMS इस मिसाइल को फ्रीली इस्तेमाल करने की जो परमिशन अमेरिका ने दी है, जो बाइडेन ने दी है, वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, या इसके पीछे आप क्या सोचते हैं, ये भी मुझे बताइएगा। लेकिन उससे पहले एक और सवाल है जो हम आम लोगों के बीच लेकर पहुंचे, जिसमें हमने पूछा कि ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने का भरोसा दिया था। ऐसे में लोगों से पूछा कि क्या आपको लगता है कि हो पाएगा? इसमें 64% लोग कह रहे हैं कि हाँ हमें ऐसा लगता है कि हो जाएगा, जबकि 32% लोग कह रहे हैं हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा। 4% कह रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। ऐसे में सुरेंद्र सिंह लाली जी, मुझे ये भी बताइए, जो भरोसा है इस पर कितने खरे उतरते हुए यहाँ पर आपको डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, साथ ही जो बाइडेन ये जाते जाते जो जिंदा सांप यूक्रेन के गले में डाल गए हैं, जिसका असर उन पर भी होगा, उसे कैसे देखते हैं? क्यों ये परमिशन दी होगी जाते जाते? मेरे हिसाब से रचना जी, यूक्रेन के तो गले में सांप डाला, उससे ज्यादा तो ये ट्रंप के गले में डाल गए हैं, क्योंकि अब सारी स्ट्रैटेजी दोबारा होगी। और दूसरा, आपने बोला कि इन मिसाइल्स का भी ओपन यूज नहीं है, बिकॉज एंड ऑफ द डे यूक्रेन एक छोटी सी कंट्री है। वो तो कॉमेडियन है जो सही टाइम पे बन गया कंट्री का हेड, और वॉर हुई तो उस समय वो इस दुनिया में सारे लीडर्स तक पहुंच गया है। तो ऐसा भी नहीं है कि ही कैन अटैक एनीवेयर एनी टाइम, उसको परमिशन लेनी पड़ती है। अगर ऐसा होता तो उसके पास यूके के और फ्रांस के वेपन्स पड़े हुए हैं, और यूके और फ्रांस ने कहा था कि अगर अमेरिका तुम्हें ऑथराइज करेगा तब आप लॉन्ग रेंज यूज करोगे।
तो इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ज़ेलेंस्की को इतना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, अगर उसने कहीं रशिया की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस में अटैक कर दिया तो फिर तो सोचिए दुनिया ही खत्म है मेरे हिसाब से। तो उसको भी परमिशन लेनी पड़ती है, बकायदा चेक लिस्ट है, वहीं से आता है, वहीं से परमिशन दी जाती है, वहीं से उसे कोड्स दिए जाते हैं। तो इतना सिंपल भी नहीं है, पर ये सिंपल जो उसको अब ये लॉन्ग रेंज दी है, ये दी है कि रशिया की सप्लाई लाइंस को इंजर करने के लिए, ताकि वो ना करे। क्योंकि अगर उसने सपोज रशिया पे कैपिटल पे अटैक कर दिया तो फिर रशिया थोड़ा ना छोड़ेगा, फिर तो रशिया भी इन्वॉल्व हो गया, नॉर्थ कोरिया भी हो जाएगा, फिर चाइना भी हो जाएगा, तो फिर रह क्या जाएगा दुनिया में। अमेरिका तो वैसे ही इसमें इन्वॉल्व है। तो ये बहुत बड़ा एक जिंदा सांप बोले या लैंड माइन है, जो दो लोग अपनी लड़ाई में एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर ना हो, उस चक्कर में ये आपस में खेल खेल गए। मुझे लगता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को तो उसको समझने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये भी कल की तो बात है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की सारी स्ट्रैटेजी भी रिवाइज होगी, क्योंकि अब तक तो स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने कहा था मैं खत्म कर दूंगा, और इलॉन मस्क ने उठा के फोन भी कर दिया था बात करने के लिए। पर अब ये है कि अब सारा चेस दोबारा से बोर्ड सेट होगा, ये सारी गेम दोबारा से सेट होगी। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद नए सिरे से जाहिर सी बात है वो इन सब चीज़ों को देखेंगे, और जिसको लेकर सोच तो अभी से उन्होंने शुरू कर दी होगी। जो हालात अभी बने हुए हैं, जैसे हमने पहले जिक्र किया, नेटो देशों का सपोर्ट, अमेरिका खुलकर यूक्रेन के साथ में रहा, और इसीलिए युद्ध में अभी तक यूक्रेन टिका भी रहा। अब जो हथियार हैं, जो अलग अलग तरीके से सपोर्ट है, वो सपोर्ट तो अब घटता चला जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से अलग सोच रखते हैं। तो क्या ऑटोमेटिकली भी ये युद्ध खत्म हो जाएगा? देखिए, अगर होना तो चाहिए, जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने छाती पीट पीट के छत से बोला था कि ये दोनों ने, ये वॉर मॉन्गर्स हैं, इन्होंने वॉर कर दी, कमाला आएगी तो वॉर होगी, ये होगी, होगा तो सही। पर अब ये नई स्ट्रैटेजी बनेगी कि इसको कैसे करना है, क्योंकि अगर जाते जाते ज़ेलेंस्की ने कुछ रशिया को ऐसी जगह अटैक कर दिया जहां पे फिर वो मधुमक्खी का छत्ता अगर फट गया, तो फिर ये डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में भी बात नहीं रह जाएगी। क्योंकि फिर रशिया की अगर सर्वाइवल पे बात आ जाएगी तो वो कहेगा मुझे क्या लेना देना है डोनाल्ड ट्रंप की इंटरनल पॉलिटिक्स से। अगर तुमने मेरे दिल पे छोड़ दिया तो फिर मैं तुम्हारे दिल पे मारूंगा। वो पोलैंड पे करे या कहां भी करे, तो रशिया छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि अब ज़ेलेंस्की किस हद तक कितना डीप जाके मारता है। क्योंकि एक्चुअली इस मिसाइल की रेंज इतनी नहीं है, ये 300 मील की रेंज है इसकी, 180 मील 300 किलोमीटर की, ज्यादा डीप जा नहीं सकती। पर यही है कि जो यूक्रेन के पास रशिया की टेरिटरीज है उसमें मैक्सिमम जाके मार सकता है। पर अब ये है कि वो कहां मारने का चुनाव करता है, उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर मधुमक्खी के छत्ते में पूरा अंदर तक चला गया तो फिर रशिया पगला जाएगा, और उसका राइट भी है पगलाने का। तो फिर ये बात हाथ से निकल सकती है। फिर आपको पता है, वॉर शुरू करना एक आदमी का इनिशिएटिव हो सकता है, पर दुनिया की कोई वॉर खत्म करना किसी को नहीं पता कब होगी। अच्छा, एक बात और, नेटो में शामिल होने की जिद से ही ये पूरा जो संग्राम है वो शुरू हुआ, लेकिन जो भारी तबाही है यूक्रेन ने वो भी देखी है, वो भी झेली है। इसमें जो वॉर एक्सपर्ट हैं वो तो है ही, लेकिन आम लोग भी जब इस बारे में बात करते हैं सुरिंदर जी, और आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं मुझे बताइएगा, लोग कहते हैं यूक्रेन जब पूरी तरह से तबाह हो ही चुका है तो फिर बचा क्या है कि नेटो में शामिल हो या ना हो, अस्तित्व पर खतरा, वजूद तो लगभग खत्म है। देखिए रचना जी, ये कोल्ड वॉर 2.2 है। ये लड़ाई में यूक्रेन और रशिया की नहीं है, ये लड़ाई यूक्रेन जिसके ऊपर अमेरिका और नेटो है प्लस रशिया की है। ये लड़ाई एक्चुअली इन अ वे मैं कहूँ तो इनडायरेक्टली अमेरिका और चाइना की है, क्योंकि अमेरिका यहाँ पे अपनी चौधराहट बनाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका को चाइना को काउंटर करना है, जिसमें कहीं हम भी कभी कभी बीच में फंस जाते हैं। क्योंकि अगर इंडो पैसिफिक में, जहां पे सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज भी हैं, ग्लोबल साउथ भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है, ईरान भी है, तो अमेरिका चाहता है कि वो इस एरिया में अपने से 8-10 हजार किलोमीटर दूर अपना वर्चस्व बनाए रखे, क्योंकि अमेरिका का माल हर जगह बिकता है। कोक, पेप्सी, जिलेट, बॉश एंड लॉम, ये दुनिया में हर जगह बिकते हैं, और अमेरिका इज द बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर। बट अमेरिका नाउ कैनॉट इज मे बी नॉट द बिगेस्ट हेजेमोनिक पावर, कि भाई साहब अमीर तो बहुत हैं पर इस चौधरी साहब के गांव में सुनता नहीं है कोई। तो उसी को बनाने के लिए वो इतने घर से दूर आके लड़ रहे हैं, पोलैंड को, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। वरना क्या लेना देना है यूक्रेन का या रशिया से इतनी दूर अमेरिका का, कितना डिस्टेंस है।
तो ये खेल बिटवीन अमेरिका और चाइना का है, जिसमें कभी कभी हमारे को भी पन्नू जैसे मामलों में कोर्ट से ऑर्डर आ जाते हैं। अमेरिका का एम्बेसडर एरिक गासेटी हमें भी कह देता है कि इंडिया को डिसाइड करना पड़ेगा दिल्ली में हमारी लैंड के ऊपर ही कि या आप इस कैंप में जाएं उस कैंप में जाएं। तो ये लड़ाई दो बड़े मुल्कों में है। बस वही है कि अब क्योंकि अब इस डायरेक्ट लड़ने का जमाना नहीं है, तो आप प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ते हैं, आप सी रूट्स के थ्रू लड़ते हैं, आप बेल्ट रोड इनिशिएटिव के थ्रू लड़ते हैं। तो ये खेल वो खेला जा रहा है जिसमें बाकी सब तो जैसे चेस की गेम में आगे जो प्यादे होते हैं उनका क्या बेचारों का रोल होता है। रोल तो पीछे से वजीर और राजा और रानी का होता है जो पीछे से खेल रहे होते हैं। तो ये अमेरिका बात चाइना तो की सही है। लड़ाई ठीक है। आपने कहा कि जब दो देशों में आपस की लड़ाई हो और वो फ्रंट की ना हो, आमने सामने की ना हो, तो फिर प्रॉक्सी के सहारे ही उसमें कोल्ड वॉर की तरह ये युद्ध लड़े जाते हैं, जो अभी यहाँ भी हम देख रहे हैं। ऐसे में एक और सवाल इसी सिचुएशन से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर थोड़ा जिक्र हमने पहले भी किया कि क्या बाइडेन के फैसले ने पूरी दुनिया को अब परमाणु युद्ध के संकट में डाल दिया है। ऐसे में हम लोगों के बीच जब ये सवाल लेकर पहुंचे तो इसमें 85% लोगों ने कहा है कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि जो बाइडेन का फैसला और देशों को संकट में डाल रहा है, परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। जबकि 11% लोग कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमें नहीं लगता कि ये खतरा इस कदर बड़ा है। जबकि 4% लोग कह रहे हैं नहीं, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ 85% यानी कि एक बड़ा तबका, एक बड़ी आबादी है जो ये सोचती है, सुरेंद्र सिंह लाली जी, कि जो बाइडेन ने जो अब तक किया वो न सिर्फ अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और रूस यानी कि व्लादिमीर पुतिन उस मूड में दिखाई भी दे रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं। देखिए रचना जी, मुझे नहीं लगता कि, मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो ये बता दे कि ये मैटर एस्केलेट कब होगा। अब ये तो उस समय क्या हो जाता है, क्या से क्या हो जाता है और बात कहां से कहां पहुंच जाती है। अब आप देखिए, अमेरिका ने रशिया को तो यूएसएसआर को तोड़ने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के थ्रू उन्होंने जो ये कोल्ड वॉर में अफगान वॉर हुई, अफगानिस्तान बर्बाद हुआ। अब दो मुल्कों की लड़ाई में मलबा हमारे यहाँ भी आ गया, कश्मीर डिस्टर्ब रहा। जैसे यूएसएसआर टूटा, जितने भी उन्होंने गुड टेररिस्ट अमेरिका ने क्रिएट किए थे वो थ्रू कश्मीर यहाँ आने शुरू हो गए। कोई बंबई पहुंच रहा है और कोई ताज होटल पहुंच रहा है। तो आज भी पाकिस्तान डिस्टर्ब्ड है और वो बीमारी हमारे गले डाल गए हैं। उसके बाद अफगानिस्तान है, वो भी डिस्टर्ब्ड है। चलो वहां तो हमने अपने रिलेशन फिर भी बेटर किए हुए हैं। तो अब देखो कि कहाँ की लड़ाई है, कहाँ का असला आज तक हमारे रीजन के अंदर आया हुआ है। तो एक बार सिचुएशन खराब होते हुए तो दुनिया की कोई ताकत एक मॉब को या एक मधुमक्खी के छत्ते को फटने से नहीं रोक सकती, क्योंकि उस समय क्या होगा। और आपने तो एक चाल चल दी, अब मैंने अपनी समझ से एक चाल चली, लेकिन मेरा जो दुश्मन है वो फिर अपनी समझ से चलेगा। अब उसकी समझ पे मेरा कंट्रोल तो नहीं है। तो आपकी बात पे मैं वापस लाना चाह रहा हूं कि चल तो दी उन्होंने चाल, अब रशिया कैसे रिएक्ट करेगा, जेलेंस्की की कितनी समझ है, पर खेल तो सारी दुनिया के लिए रायता फैल गया ना रचना जी। और इस रायते को समेटेंगे क्या आप ट्रंप, और किस हद तक समेट पाएंगे, कितना वक्त लगेगा? रचना जी, ये कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अभी अभी तो बरसात शुरू हुई है। पता चलेगा कहां से सीलन आ रही है, जब पानी सूखेगा, दीवार सूखेगी, फिर कब मिस्त्री आएगा, कब उसको करेगा। तो अभी ये बहुत जल्दी होगा कहना। अभी तो अटैक करना है, अभी वो मिसाइल्स लॉन्ग रेंज कहाँ यूज होंगी, तो अभी तो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, तो अभी स्कूल बात डालने की बात नहीं। अभी देखो कि वो इस्तेमाल कहाँ होती हैं और उसके बाद उस इस्तेमाल की डेप्थ के बाद रशिया का क्या रिएक्शन होता है, नॉर्थ कोरिया इसमें कितना इन्वॉल्व होता है, चाइना की क्या सपोर्ट है। तो ये गेम बहुत बड़ी है, इसमें कहीं ईरान भी पीछे है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये सब आप देखिए जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं ये अब एंटी अमेरिका होगी। चाइना की तो वैसे नहीं बनती, आप ईरान को देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए, रशिया को देख लीजिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये की है सारी हमारे खित्ते में ही। तो अमेरिका ने कुछ बड़े पावरफुल दुश्मन बना लिए जिनके पास शायद इतनी बड़ी आर्मीज ना हो, पर एक बहुत बड़ा जिन है इनके पास जिसका नाम है न्यूक्लियर वेपन्स। तो अब देखिए अब क्या होता है। आपने सही कहा कि ये जिस तरीके के हालात अभी खड़े कर दिए गए हैं, यानी कि ये जो बड़ा गेम खेला जा रहा है इसमें सेफ खेल गए हैं अभी जो बाइडेन। अपने फैसलों से परेशानी बहुतों की खड़ी कर दी है। बहुत से देश अब इन हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार तीसरे विश्व युद्ध की आहट, और इसी बीच परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ा दिया है जो बाइडेन के कुछ फैसलों ने और अलग अलग देशों के प्रमुखों की जिद ने। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र सिंह लाला जी इस पूरे डिस्कशन में मेरे साथ में रहने के लिए। इसी के साथ आंकड़े हमारे फैसला आपका में अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें